हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एनसीईआरटी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 100 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में देख चुके हैं, यह इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप है जो पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। ये हम देख सकते हैं, भारत का मैप है। ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। इनकी बॉर्डर पे पुलिकट झील अवस्थित है और इसी के ही समीप यह श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से इसरो द्वारा बनाए गए रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा द्वीप है। ये है हमारा ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है ग्रेट निकोबार और इसी के समीप ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। ये किसके समीप अवस्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार के समीप अवस्थित है। कौन सा द्वीप? सुमात्रा, जो कि किसका द्वीप है? एक इंडोनेशिया का द्वीप है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है। तो जो कोरी क्रीक है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो हमें देखना होगा। ये हमारा जो गुजरात वाला एरिया है, तो यहाँ से देखेंगे जो ये वाला पार्ट है, ये सर क्रीक है। जो भारत पाकिस्तान का विवाद होता रहता है, ये भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है सर क्रीक। यहाँ पर जो पाकिस्तान का है सिंध प्रांत है और यहाँ पर ये गुजरात का एक कच्छ का रन है। इसे हम देखेंगे ग्रेट रन ऑफ कच्छ बोलेंगे। इधर लिटिल रन ऑफ कच्छ है और इसके बीच जो बॉर्डर है, ये कौन सी बॉर्डर है? एक कोरी क्रीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये दिख रही है खाड़ी, ये कोरी क्रीक है। फिर एक कोरी क्रीक किस वाले क्षेत्र में है? तो यह कच्छ के रण में अवस्थित है। यह भी हम याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो थारू जनजाति निवास कर रही है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। साथ ही हम थारू जनजाति के बारे में दो अन्य फैक्ट याद रखेंगे कि थारू जनजाति है यह देखने में नेपालियों जैसी होती है और यह नेपाल की तराई का जो क्षेत्र है वहाँ यह निवास करती है और यह इनका मुख्य विस्तार कहाँ है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इनका विस्तार है। और नेपाल की लगभग 7% जनसंख्या थारू जनजाति ही है। और थारू जनजाति की एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। भील जनजाति है, ये गुजरात में है, सही है। भील जनजाति का जो विस्तार है कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान क्षेत्र में इनका विस्तार है और यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, साथ ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है कि जौनसारी कहाँ है? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। जौनसारी जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में करती है। संथाल जनजाति है तो ये छोटा नागपुर का पठार और झारखंड में निवास करती है। और हमने देखा था इतिहास में, हमने पढ़ा है संथाल विद्रोह तो कहाँ से संबंधित है? छोटा नागपुर के पठार, जबकि यहाँ दिया छत्तीसगढ़, तो ये गलत है। खासी जनजाति है वो मेघालय में, तो हमें पता है कि मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियां हैं, तो वो कहाँ? मेघालय में। और उन्हीं पहाड़ियों के नाम पे वहाँ की रहने वाली जनजातियों के नाम पड़े हैं। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो अभी बताया कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है और साथ ही ये मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टोडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है। तो टोडा जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। हमने देखा था माउंटेन वाले वीडियो में कि यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो माउंटेन है उनके ज्वाइंटिंग प्लेस पे यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन है और नीलगिरी माउंटेन पर ही टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति में कौन सी प्रथा पाई जाती है? इसमें बहुपति प्रथा पाई जाती है, यह भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में और राज्यों और जनजातियों का समूह दिया गया तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि असम में मिरी जनजाति, बिल्कुल सही है। असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मिरी जनजाति पाई जाती है, क्योंकि मिरी, मिसमी, अबोर ये पहाड़ियाँ हमने देखी हैं, तो इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर जनजाति का नाम पड़ा है। तो जो मिरी पहाड़ी है असम में अवस्थित है और उसी के आधार पर उनकी जनजाति का नाम पड़ा है। अब नागालैंड में कोयनक जनजाति है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में आफ्तानी जनजाति है। इसके पहले ही हमने वीडियो में देखा था कि आफ्तानी जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है? आफ्तानी जनजाति। अब यहाँ पे बोला मध्य प्रदेश में लामडा जनजाति, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गौड़ और भील जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती हैं और ये लामडा जनजाति वहां पर निवास नहीं करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
तो इनमें से शेरपा जनजाति है नेपाल में, बिल्कुल पता है। थारू जनजाति है उत्तराखंड में, अभी हमने देखा। टोडा जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी माउंटेन पे, अभी हमने देखा था कि इस वाले रीजन में पाई जा रही थी। जुलू जनजाति है, यह उड़ीसा में नहीं पाई जाती, बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विस्तार कहाँ कितना है? तो भारत का विस्तार है, देखेंगे कि ये हमारा इंडिया है। तो जो ऊपर वाला, ये नीचे वाला पार्ट है उत्तरी अक्षांश, यहाँ से जो विस्तार होता है हमारे इंडिया का, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होता है। तो ये देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पे स्टार्ट होता है, और ऊपर जम्मू कश्मीर के 37 डिग्री 6 मिनट पर इसका यहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये कौन सा है? ये उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। तो यह भी याद रखेंगे। यदि देशांतर विस्तार की बात आ जाए यहाँ, तो 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ से इसका पूर्वी देशांतर, यहाँ से कहाँ 97 डिग्री, कितना 97 डिग्री 25 सेकंड तक इसका विस्तार, 25 मिनट तक इसका विस्तार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने देखा है 8 राज्यों से होकर इधर से शुरू होती है, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर इस तरफ आ जाती है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ से मिजोरम, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से कुल 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। यदि आपको याद नहीं होता तो इसकी एक ट्रिक है कि मित्र, पर, गमछा, झार, गमछा, झार। तो इसे कैसे याद रखेंगे? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, ऐसे याद रखेंगे कि मित्र, पर, गमछा, झार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो यहाँ पे सुमेलित पूछा गया है। जैसे लोकटक झील है तो यह मणिपुर में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और इसी लोकटक झील पे मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? केवल लामजाओ। केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, कहाँ है? मणिपुर में है, लोकटक झील पर अवस्थित है। यहीं पर एक प्रजाति थामिन मृग यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पे है कि उदय सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं, उदय सागर राजस्थान में है। और डीडवाना है, यह नमक के लिए प्रसिद्ध है, और यह कहाँ है? यह भी राजस्थान में है, हरियाणा नहीं है, तो गलत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झील वाले उसमें वीडियो में देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से बेसाल्टिक लावा के अक्षय के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित हुई है? तो रेगुर मिट्टी निर्मित हुई है। किससे? बेसाल्टिक लावा से। और यह काली होती है, पता है, काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो अभी बताया, मालवा की मिट्टी का निर्माण भी बेसाल्टिक लावा के अक्षय अपरदन से हुआ है। और यह भी किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। मतलब जितनी भी जो दलहनी फसलें होती हैं, आपको पता होगा कि दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उसमें जो गांठें पाई जाती हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जैसे चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गई, तो सभी दालें क्या करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। तो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और भूमि उपजाऊ हो जाती है। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जितनी भी दलहनी फसल उगाई जाती हैं भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, तो इसका सही आंसर हो गया उड़द। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको बताया था कि लाल मिट्टी किसके कारण होती है? फेरिक ऑक्साइड के कारण ही वह लाल दिखाई देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैसें कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म फ्यूल कहलाते हैं या फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। आपको पता होगा कि हजारों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे, जीव जंतु नीचे दब गए थे पृथ्वी के नीचे, उन्हीं से जो लिक्विड निकला है ताप और दाब के कारण, वही तो जीवाश्म फ्यूल है या फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। तो कोयला, कच्चा तेल, सभी प्राकृतिक गैस इसी से ही निर्मित हैं। और ये लिमिटेड सोर्स हैं, कभी ना कभी ये खत्म हो जाएंगे, अतः अनवीनीकृत स्रोत हैं, यह भी याद रखेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो शीत ऋतु में होती है, जैसे कि हमारी पृथ्वी है तो बीच का जो भाग है भूमध्य सागरीय इक्वेटर है या विषुवतीय रेखीय भाग है, तो यहाँ पर क्या होता है, शीत ऋतु में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है, देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश जो नदी गुजरती है नर्मदा नदी, और यहाँ खंबात की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है। तो यहाँ पर यह गुजरात का जो क्षेत्र है नर्मदा जिला, वहाँ पर सरदार सरोवर बांध अवस्थित है। तो यह किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है, यह भी याद रखेंगे। और ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिले पर अवस्थित है। और यह किन किन राज्यों को लाभान्वित करता है? तो यह यहाँ पे गुजरात में ही अवस्थित है, तो गुजरात को, और यहाँ मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र और ऊपर है राजस्थान। तो यह 4 राज्यों को यह लाभान्वित करता है। और साथ ही इससे जो बिजली निर्मित होती है तो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच इसका वितरण हो जाता है। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? अभी देखा नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। और ये भी याद रखेंगे कि जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। और यह किस पठार से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के मैकल पठार से निकलती है और 1312 इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बरगी बांध है, नर्मदा नदी पर है। देखेंगे ये है मध्य प्रदेश, और यहाँ से मैकल के पठार से नर्मदा नदी निकलती है। जबलपुर के समीप बरगी बांध अवस्थित है, जिसे अवंती सागर भी कहते हैं, नर्मदा नदी पर ही अवस्थित है। फिर इसके आगे यहाँ देखेंगे खंडवा है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर बांध अवस्थित है। फिर उसके बाद हम देखेंगे खंडवा में ही इंदिरा सागर बांध अवस्थित है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट बाणसागर, तो यह गलत है। बाणसागर क्यों? क्योंकि यहाँ मैकल पठार से ही जो दूसरी नदी निकलती है सोन नदी, तो यहाँ शहडोल के समीप देवलोद में बाणसागर बांध है। किस नदी पर है? तो यह किस नदी पर है? सोन नदी पर है, ना कि नर्मदा। और नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध हैं? यहाँ से देखा है बरगी बांध कहाँ है? जबलपुर में, नर्मदा नदी के किनारे है। ओमकारेश्वर में कौन सा बांध है? ओमकारेश्वर खंडवा में, यह भी नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध है, वह भी खंडवा में है और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर ही है। और यहाँ हमने देखा था सरदार सरोवर बांध है जो गुजरात में अवस्थित, वह भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट डैम है, या अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी हम याद रखेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यहाँ नीचे कुछ झीलें दी गई हैं और वह किस नदी पर है वो दिया गया है। तो जो गोविंद सागर डैम है वह सतलज नदी पर है, आपको पता होगा। यहीं से ही फिर इंदिरा गांधी सबसे बड़ी नहर है जो भारत की निकाली गई है, और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। फिर है कोलेरू झील कृष्णा, ये गलत है क्योंकि कोलेरू झील है यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, तो ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील यहाँ अवस्थित है। परंतु यह सिर्फ कृष्णा पे नहीं है बल्कि गोदावरी और कृष्णा दोनों नदी के यह बीच कोलेरू झील अवस्थित है यहाँ पे, जबकि सिर्फ कृष्णा दिया गया, इसलिए ये वाला गलत हो जाता हमारा। उकाई परियोजना है जो ताप्ती नदी पर है, बिल्कुल सही। उकाई परियोजना है जो मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी निकलती है, गुजरात में उसी पर ही उकाई परियोजना चलाई जा रही है। तो वह कहाँ है? ताप्ती नदी पर है और कहाँ है? गुजरात में है, बिल्कुल। फिर है बुलर झील कहाँ है? झेलम नदी पर है और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है, उनका स्थान पूछ लिया जाता है, या फिर वह किस नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन लाइन कहाँ है? तो आपको पता होगा कि मैकमोहन लाइन है जो भारत और चीन के बीच अवस्थित है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा अवस्थित है? रेड क्लिफ लाइन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है ये हमारा भारत है, और भारत और इसके बीच पाकिस्तान के बीच ये पाकिस्तान है, और ये हमारा इंडिया है, इसके बीच कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन अवस्थित है। और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन अवस्थित है? आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए मूंगफली सबसे उचित फसल है। क्यों? शुष्क भूमि ऐसी भूमि होती है जहाँ पे नमी कम होती है, जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, और भूमि कैसी होती है? शुष्क मृदा होती है। तो यहाँ पे देखेंगे अदर ऑप्शन भी हम चेक करेंगे कि गन्ना है, तो गन्ना ऐसे स्थानों पर उगाया जाता है जहाँ पर
सबसे अधिक पानी हो, मतलब यह सबसे अधिक सिंचाई वाली फसल होती है गन्ना। जूट है तो आपको पता होगा, जूट है, पटसन है, नदियों के किनारे दलदली भाग में उगाया जाता है। और जो गेहूं है, एक गेहूं की फसल लेने के लिए कम से कम 4 से 5 बार उसको सिंचाई करनी पड़ती है। तो इसमें से सभी को पानी चाहिए सिवा मूंगफली। मूंगफली जो होती है वह शुष्क भूमि में भी आसानी से हो जाती है, जहाँ पे बरसात के पानी से भी सिर्फ मूंगफली की फसल ली जा सकती है। आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। तो जिप्सम की अधिक मात्रा है, मूंगफली की फसल के लिए सबसे अधिक मात्रा जिप्सम की ही आवश्यकता होती है। तो जिप्सम ऐसा तत्व है किसके लिए आवश्यक होता है, तो मूंगफली की फसल के लिए। आप इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो नर्मदा घाटी है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच अवस्थित है। देखेंगे कि ये है मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया। यहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती। कौन सी ये पर्वत श्रेणी है, कौन सा माउंटेन है, विंध्याचल माउंटेन है। फिर इसके बाद यहाँ से नर्मदा नदी गुजरती है। फिर इसके बाद सतपुड़ा माउंटेन है और उसके बाद यहाँ से ताप्ती नदी गुजरती है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि किसके बीच क्या है। तो देखो नर्मदा घाटी का पूछा है, तो ये कौन सा रेंज हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया। तो विंध्याचल पर्वत और ये कौन सा पर्वत हो गया, सतपुड़ा पर्वत हो गया। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो यह नर्मदा नदी बहती है। और यदि ये क्वेश्चन आए आपसे कि सतपुड़ा पर्वत किनके मध्य है, तो यह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित है। कभी कभी इनका क्रम उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाता है। तो आप जरूर याद रखिए कि ये विंध्याचल पर्वत है, फिर ये नर्मदा नदी है, फिर ये सतपुड़ा पर्वत है और ये फिर ताप्ती नदी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मसाला भारत में काला सोने के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है कि काला सोना काली मिर्च को जाना जाता है। और पुर्तगीज जो यहाँ व्यापार करने आए थे, पुर्तगाली, तो जिसके लिए वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, वो एक पुर्तगाली ही था। और उन्होंने क्या किया था, काली मिर्च का व्यापार शुरू किया था। और काली मिर्च को वो क्या कहते थे, एक नाम और अक्सर इतिहास में पूछा जाता है, यवन प्रिय। काली मिर्च को वो किस नाम से जानते थे, यवन प्रिय। और यह काली मिर्च को क्या बोलते थे, वो काला सोना या ब्लैक गोल्ड इसको बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो आपको पता होगा कि मिश्रित खेती है जब पशुपालन के साथ शस्य उत्पादन एक साथ होता है। मतलब मिश्रित कृषि ऐसी कृषि कहलाती है जहाँ पशुपालन के साथ ही कई सारी क्रॉप एक साथ की जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर फसल का उदाहरण है। तो जो समांतर फसल है, क्या होता है कि खेतों में अक्सर एक ही समय पर एक ही मौसम में एक फसल के साथ एक अन्य फसल लगा दी जाती है। जैसे कि ये गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल के साथ कभी कभी सरसों की फसल और चने की फसल भी लगा दी जाती है एक ही मौसम में पैरेलली। इधर गेहूं की फसल हो गई, इधर सरसों की फसल, इधर चने की फसल हो गई। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर फसल बोलते हैं। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है, गेहूं और सरसों को ठंडों के मौसम में या शीत ऋतु में। आपने देखा होगा कि खेतों में एक ही खेत में गेहूं, एक ही खेत में सरसों और वहीं उसी मौसम में ही चने की फसल ली जाती है। तो वो किसका उदाहरण है, समांतर फसल का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। तो आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। कैसे यहाँ से आपने देखा होगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो यह सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से नर्मदा नदी आती है, उसके डेल्टा पर ही सुंदरबन, यहाँ से ये गंगा नदी आती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो उसी के डेल्टा पर ही यहाँ सुंदरबन डेल्टा अवस्थित है। किस नदी पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि जो सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क भी है जो कि सुंदरीबन नामक वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम है। तो देवप्रयाग में है। एक क्वेश्चन जाने कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर ये 5 प्रयाग हैं। उत्तराखंड में कौन से 5 प्रयाग हैं, तो इसे ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अलकनंदा नदी है, जो अलकनंदा नदी
जब धौली गंगा नदी से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? पहला प्रयाग होता है विष्णु प्रयाग। फिर क्या होता है? पिंडार नदी, इसी अलकनंदा नदी से जब पिंडार नदी आके जुड़ जाती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। और जब इसी अलकनंदा नदी पर यहाँ मंदाकिनी नदी आके जुड़ जाती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। और जब इसी अलकनंदा नदी से जब भागीरथी नदी आके जुड़ जाती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? देव प्रयाग बनता है। तो इस प्रकार से जो 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग जो उत्तराखंड में बनते हैं, हमेशा 2 नदियों के संगम पर बनते हैं। तो आप जरूर याद रखेंगे कि कौन सा प्रयाग किस नदी के संगम पर बनता है। ये भारत के अक्सर वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आप जरूर इसे याद रखिए। और देव प्रयाग है जो कहाँ? अलकनंदा और भागीरथी नदी पर अवस्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो अभी देखा हमने, केदारनाथ है जो उत्तराखंड में, केदारनाथ शिव जी का टेम्पल है। तो केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती? अभी बताया था कि यहाँ से केदारनाथ से या मंदाकिनी नदी और कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। इनके ज्वाइंट पे क्या बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। अभी हमने देखा। तो किस नदी पर? भागीरथी नदी और मंदाकिनी नदी। तो यहाँ पर केदारनाथ है और यहीं से कौन सी नदी बह रही? मंदाकिनी नदी। और यहाँ से जब उसमें यह अलकनंदा नदी इसमें मिल जाती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्रप्रयाग बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गार्डविन आस्टेन या K2 है। जो भारत का हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला रीजन है। ये लद्दाख है, हमें पता है डिवाइड हो चुका है। और ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज है या संघ शासित क्षेत्र है। जो K2 है, इस वाले क्षेत्र में जो काराकोरम श्रेणी है हिमालय की, उस पर कौन सी चोटी अवस्थित है? K2। इसी को गार्डविन आस्टेन चोटी भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भी हम याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु शिखर पर्वत कौन सी चोटी पर अवस्थित है या किस राज्य में अवस्थित है? तो जो गुरु शिखर पर्वत है तो यह राजस्थान में अवस्थित है। जैसे कि हमने देखा, ये वाला राजस्थान वाला पार्ट है। तो यहाँ से जो अरावली माउंटेन गया है, तो अरावली माउंटेन है जो, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। और ये कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। तो दोनों क्वेश्चन हम याद रखेंगे कि अरावली माउंटेन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? राजस्थान में। और वहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर है। क्योंकि भारत की जो यहाँ से तटरेखा की लंबाई है और जितने द्वीप हैं उसकी समस्त तटरेखा मिलाकर, यहाँ पे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे दमन द्वीप है, सालसेट द्वीप है, तो सभी की जो तटरेखा यहाँ से जो बाउंड्रीज मिला के कितना होता है? 7500 किलोमीटर होता है। परंतु यदि सिर्फ मुख्य भूमि आ जाए, आप क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद रखिए क्योंकि दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे तटरेखा की कुल लंबाई पूछी गई, इसलिए हमारा आंसर है 7500 किलोमीटर। यदि यहाँ पर कुल नहीं होता और यहाँ पर होता मुख्य भूमि यदि पूछा जाता तो मुख्य भूमि सिर्फ इतना काउंट होता और इसकी कितनी होती? 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण यदि कुल तट रेखा की बात की जाए तो 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु व आंध्रा तट का क्या नाम है? तो ये माउंटेन वाली वीडियो में बताया था कि इधर से कृष्णा नदी से यहाँ से लेकर ये उत्तरी सरकार है और यहाँ कृष्णा नदी से लेकर नीचे तमिलनाडु तक एक कोरोमंडल तट है। तो इस तट का नाम है कोरोमंडल और इसका नाम है उत्तरी तट, उत्तरी सरकार या उत्कल तट भी इसे बोलते हैं। तो ये जो पूर्वी घाट है हमारा, ये पूर्वी रीजन है, इस पे सिर्फ 2 तट हैं। कौन कौन से? उत्कल तट या उत्तरी सरकार। और यहाँ से कृष्णा नदी से लेके तमिलनाडु तक कौन सा तट हो गया? कोरोमंडल तट हो गया। तो इनने क्या पूछा है कि तमिलनाडु व आंध्रा तट का क्या नाम है? तो ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये तमिलनाडु हो गया। तो इस तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कावेरी नदी है यह कहाँ से? कर्नाटक से गुजरती है। कर्नाटक से यहाँ से जाती है, केरल में होते हुए यह तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और यह कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह कितने राज्यों को टच कर रही है? कर्नाटक की कुर्ग पहाड़ियों से यह निकल रही है, फिर यह केरल में प्रवेश कर रही है और फिर तमिलनाडु में बहते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आप इन नदियों का क्रम भी याद रखिए। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में
कुछ नदियां दी गई हैं, उनका क्रम देखना है कि सबसे अधिक लंबाई की कौन सी नदी है। तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है जो कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, और यह इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। तो यह सबसे बड़ी नदी हो गई, बल्कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी की 13-12 है। फिर उसके बाद महानदी। तो महानदी की लंबाई कितनी है, महानदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। फिर इसके बाद है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी, महानदी की जो लंबाई है, कभी कभी महानदी की लंबाई 890 मिल जाती है किसी किसी बुक में, और किसी किसी बुक में से 900 किलोमीटर भी दिया जाता है। तो आप एक एवरेज याद रखिए, 890 या 900 किलोमीटर। और जो ताप्ती नदी है यह भी मध्य प्रदेश के मुल्ताई बैतूल से निकलती है, और इसकी लंबाई कितनी हो गई, 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की लंबाई हो गई। तो सबसे बड़ी हो गई गोदावरी। तो गोदावरी की लंबाई कितनी थी, यहाँ पर गोदावरी की लंबाई थी जो 1465 थी, नर्मदा की 13-12 किलोमीटर थी, महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर थी, और ताप्ती नदी की लंबाई कितनी थी, 724 थी। तो यह इसका सीक्वेंस हो गया। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, सबके उद्गम स्थल देख लेंगे। ब्यास नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हमें पता है। चिनाब नदी है, यह चंद्र और भागा 2 शाखाओं में निकलती है। यह कहाँ से, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इसका प्रवाह है। रावी नदी का भी रावी नदी भी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। परंतु जो सतलज नदी है, हमें पता होगा कि यह भारत से बाहर इसका उद्गम है। जैसे यहाँ पर जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है मानसरोवर वाले रीजन में, तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, यहाँ से निकलती है सतलज नदी, और इस तरफ होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी। तो 3 बड़ी नदियों का उद्गम कहाँ से, मानसरोवर के निकट जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से 3 नदियों का उद्गम है। तो इसमें से कौन सी नदी जिसका उद्गम भारत से नहीं है, तो सतलज नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत से नहीं है। तो सिंधु नदी, सतलज नदी, और यहाँ से कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिए कि इन तीनों नदियों का उद्गम भारत से नहीं है, बल्कि ये कहाँ से, भारत के बाहर से इनका उद्गम है, और भारत में प्रवेश करके भारत में प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो अध्यारोपित, अब अध्यारोपित क्या है, तो हम याद रखेंगे कि जो अध्यारोपित है, ऐसी नदियां कहलाती हैं, या इन्हें सुपर इम्पोज भी रिवर भी कहते हैं। जब ये क्या होता है, चट्टानों में बहती हैं, तो इस चट्टानों में बहुत सारे सेल स्तर होते हैं। तो ये पहले सेल स्तर को काट के दूसरे के ऊपर बहने लगती हैं, फिर इसको भी काट के और गहरी बहने लगती हैं, इसको भी काट कर इसके नीचे, अर्थात यह अपने अनुसार ढाल बनाती हैं, और ढाल के विपरीत भी यह बहने लगती हैं। तो ऐसी नदी को क्या कहते हैं, अध्यारोपित नदी कहते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है, चंबल रिवर इसका उदाहरण है। एक बार जो MPPSC 2017 का जो एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, क्योंकि भारत में जो एवरेज बारिश होती है वो 125 सेंटीमीटर होती है, औसत वार्षिक वर्षा है। जबकि जो लेह है यहाँ केवल 9 सेंटीमीटर बारिश होती है। और आपको पता होगा कि लेह क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो लेह क्षेत्र जो हमारा भारत है उसके लद्दाख रीजन में अवस्थित है। तो यहाँ कितने सेंटीमीटर बारिश होती है, 9 सेंटीमीटर बारिश होती है। और संपूर्ण भारत में कितने सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा है जो पश्चिमी घाट और हिमालय और मेघालय क्षेत्र में होती है। माउंटेन वाले वीडियोस में देखा था और फॉरेस्ट वाले वीडियो में कि क्या होता है कि यहाँ से मानसून आता है, तो ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट पर सबसे अधिक बारिश करवाता है। और हिमालय रीजन है, जो मानसूनी पवनें होती हैं वो यहाँ से जाके हिमालय से टकराती हैं, तो यहाँ बारिश करवाती हैं। और मेघालय में आपको पता है कीपनुमा जो संरचना है, कीपनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच जो बद्दल फंस जाते हैं, यहाँ लगातार बारिश होती रहती है। और ना केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे जो ज़्यादा बारिश वाला स्थान है चेरापूंजी मासिमराम, तो वो कहाँ अवस्थित है, मेघालय में ही अवस्थित है। तो ये तीनों क्षेत्र हैं जो यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इनका लेवल समझ में आ रहा होगा। और आज यही एग्ज़ाम का लेवल है, आपको यहाँ इतना तो मिनिमम कवर करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है।
तो क्यों समझी जाती है? इसलिए समझी जाती है क्योंकि इसके कुछ रीजन दिए गए नीचे, जैसे कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। आपको पता होगा कि हमारे इधर सिर्फ 2 से 3 महीने बारिश होती है, और इसमें क्या होता है कि जैसी बारिश होती है इतनी तेज बारिश हो जाती है और सारा पानी बह के समुद्र में चला जाता है नदियों के थ्रू, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है जमीन के अंदर, इसलिए वाटर लेवल भी नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है कि वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बन के उड़ जाना। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि बारिश होती है और धूप निकल आती है, तो जितना भी वो ऊपर पानी रहता है वो वेपराइज होके कहाँ ऊपर फिर से उड़ जाता है भाप बनकर। फिर सी ऑप्शन है कि वर्षा को कुछ ही थोड़े महीनों में जोड़े होना। मतलब क्या होता है कि वर्षा बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है। हमें पता है कि मानसून सिर्फ 2 से 3 महीने रहता है जहाँ पे कंटिन्यू बारिश होती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो अदर माउंटेन भी हैं, पर गोसाईथान है जो नेपाल में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है गोसाईथान, क्योंकि गोसाईथान कहाँ अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। जबकि इसके अन्य ऑप्शन दिए गए जो पर्वत है, कामेत पर्वत है, तो कामेत पर्वत उत्तराखंड में अवस्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है, त्रिशूल पर्वत भी उत्तराखंड में अवस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो सही सुमेल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। जैसे कि बोमडीला दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, हमने देखा है। नाथुला दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है भारत का, जो कि कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। भोरघाट दर्रा, तो भोरघाट दर्रा कहाँ? महाराष्ट्र में अवस्थित है, जबकि यहाँ क्या दिया गया? हिमाचल प्रदेश दिया गया, जो कि एकदम गलत है। और जो भोरघाट दर्रा है मुंबई में किस किस को जोड़ता है? पुणे को मुंबई से जोड़ता है। पुणे को किससे? मुंबई से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा है कहाँ है? केरल में है। पालघाट दर्रा यहाँ पर अवस्थित है। जो पालघाट दर्रे से होकर ये केरल है और ये तमिलनाडु है। केरल और तमिलनाडु से जाने के लिए हम किस रास्ते का यूज करते हैं? पालघाट दर्रे का उपयोग करते हैं। तो ये दर्रे भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, तो किस युग में हुआ? क्रिटेशियस युग में हुआ है, हम देख ही चुके हैं। और बेसाल्ट निर्मित लावा से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो पैलियोजोइक काल में हुए हैं। यह भी हम याद रखेंगे कि जितने भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी पर्वत का निर्माण हुआ है वो पैलियोजोइक युग में हुआ है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। आपको पता होगा कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो केवल 2 पार्ट थे, एक स्थल भाग था और एक जलीय भाग था। तो जो स्थल ए था पेंथालासा, जलीय भाग था जो, और ए था पेंजिया। तो ये पेंजिया कालांतर में डिवाइड हुआ, तो यहाँ से 2 स्थल पार्ट बने, एक अंगारा लैंड और नीचे एक गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड से अदर कॉन्टिनेंट बने, और जो गोंडवाना लैंड थे यह यहाँ से कालांतर में टूट के यहाँ से क्या बना? हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किससे बना है? तो गोंडवाना लैंड से बना है। तो यह भी जरूर याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।